good day to all. The biggest question at this point of time is where to invest, which sector has potential, the way things are changing, the way geopolitics is taking a turn, और बहुत सारे external factors भी add up हो रहे हैं. On the top, government different kind of initiatives, रिफॉर्म्स. तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां हम अगर इन्वेस्टेड रहें तो फ्यूचर रिटर्न की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहेगी. तो ऐसे ही कुछ सेक्टर्स को टच डाउन करूंगा मैं, एंड देन आई विल गिव यू इनसाइट ऑफ दोज सेक्टर्स, व्हाई देयर इज पोटेंशियल इन दोज सेक्टर्स, व्हाट आर द की ट्रिगर्स एंड व्हाट आर द की डेटा पॉइंट्स. सो आई विल टेक यू थ्रू दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज अबाउट दैट सेक्टर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल कि कौन से सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा फिट बैठता है, आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल में better बैठता है, and then you can take a final decision what you have to do. Again, I want to give a disclaimer that this is just for educational purpose to give you an idea and insight of the sector, advice or kind of recommendation. So please, even if I take some shares name, don't take as a recommendation and buy it. Before buying, you do your own analysis, you consult your advisor and then take a final call. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर में क्या पोटेंशियल है. सबसे पहला सेक्टर जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, इट्स लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. अगर हम लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के करंट सेक्टर वैल्यू की बात करें तो इट्स अराउंड 250 to 300 बिलियन डॉलर टिल 2025 2-3 मंथ्स बैक. और वहीं अगर हम फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें यहां, तो जो एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, यह इंडस्ट्री कहीं 380 to 400 बिलियन डॉलर की अगले यहां से 5 साल मतलब 2030 तक होने की पूरी संभावना है. द वे गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हम अफ्रीका की बात करें या फार ईस्ट एशिया की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, कनाडा, यूरोप, डिफरेंट कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं. कुछ कंट्रीज से ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ पाइपलाइंस में हैं. तो आफ्टर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स द नेक्स्ट थिंग विल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वॉल्यूम. और जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का जो रोल होता है वह बहुत ही की होता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ योर गुड्स, प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, शिपमेंट, वेसल्स, आपकी कॉस्ट वाइज आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कम करना है. तो इन सब चीजों में बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व एंड एनालिसिस करना पड़ता है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल. एज वी नो दैट वाटरवे इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर आपको मार्जिन्स इंटैक्ट रखने हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस आपके कस्टमर्स को देने हैं, तो आपको हमेशा ही कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस रखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वाटरवे इज यूज्ड इन द मैक्सिमम केसेस. अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो अगले 5 साल में 8 से 10% का ग्रोथ इस सेक्टर का रहने वाला है. वहीं अगर मैं इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो लगभग 14% का इंडियन जीडीपी में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री से या सेक्टर से बोले तो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, जो कि लगभग 22 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी देने की पोटेंशियल रखता है. यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज डे इन डे आउट 24/7 दे स्टे ऑपरेशनल. शिपमेंट्स आती हैं, शिपमेंट्स जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग हैपेंस साइमल्टेनियसली. अगर मैं थोड़ा सा आपको मोर डिटेल में अगर बताने की कोशिश करूं हाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू इंप्रूव दिस लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. नए एक्सप्रेसवे आप अक्सर सुनते हैं, 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन. तो द मेन पर्पस इज टू फास्टन द ट्रांसपोर्टेशन. द लीड टाइम है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए एसईजेड बन रहे हैं. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में अब नए पोर्ट्स की बात हो या उसको अपग्रेडेशन की बात हो, तो इन सब चीजों पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस है. प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हैं हु आर डे इन डे आउट वर्किंग ऑन दैट. गवर्नमेंट सेक्टर्स, PSUs आर आल्सो वर्किंग. सो ओवरऑल गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूव सप्लाई चेन. सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स एंड द अप्रोच गवर्नमेंट इज कीपिंग, द फ्यूचर पोटेंशियल इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इज हाई. तो आप यहाँ पे जो भी आपको अच्छे शेयर्स लगते हैं, जो आपको सूट करता है, you need to do analysis. There are different kind of companies. Some end to end supply में है, बहुत ports को handle कर रहे हैं. कुछ companies full logistics supply chain का integrated services देती हैं. तो different companies हैं और आप pick करके buy कर सकते हैं. And then but हाँ, time prospect आपको कम से कम 3 से 4 साल 5 साल का रखना है. If you will expect कि in short term something will happen, then please avoid that kind of your mindset. Whenever you planning or you are thinking of investing, let's keep for 3
3, 4, 5 years, then you can get a substantial return on your investment. Now the second sector is defense. As we all are aware that India is pushing themselves in producing the defense equipments, arms, ammunition, aircraft, fighter jet, and all those kind of things. Earlier when we were 90% importing all these goods, but now government approach has changed. अब government ने almost 80% चीजों पे import के लिए बैन कर दिया है. तो means have to manufacture in India and then use for ourselves also, and then we will focus on the export also to the different countries. तो government का approach बहुत ही clear है कि we have to promote our defense sector. और जिसका कि आप अगर outcome देखें तो पिछले 2, 3, 4 साल 5 साल गवर्नमेंट के पॉलिसी जैसे जैसे टर्न अराउंड हुए हैं, चेंज हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं, यह देखने को भी मिला है कि इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ प्रोडक्शन आल्सो द कैपेसिटी इज गोइंग अप. नए प्लांट्स लग रहे हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं, डिफरेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं और उसमें नए नए प्रोडक्ट्स पे वर्किंग चल रही है. पीएसयूज भी वर्क कर रही है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर हैं, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट. कोई भी बड़े ग्रुप की अगर बात करें, अब वो टाटाज हो, अदानीज हो, आपके रिलायंस हो या फिर आपके महिंद्राज हो, L&T, all these big groups, they are somehow involved in this defense sector. अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो इंडिया स्टिल इज ऑन नंबर 3 आफ्टर यूएस एंड चाइना. तो हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा है. अगर हम ऑल टुगेदर बात करें तो लास्ट बजट में लगभग 6.5 लाख करोड़ का बजट डिफेंस पे रहा है, जिसमें से अभी तक 1.75 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है. तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ. वी आर बाइंग द प्रोडक्ट और वी आर बाइंग द फाइटर जेट्स, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी है 70, 80, 90%. सो जो भी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट होगा, दे विल कम एंड डू देयर सेटअप इन इंडिया. आइदर दे विल कोलैबोरेट विद द पीएसयूज और दे विल कोलैबोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर. और जो भी है वो लोकली मेड इन इंडिया पे फोकस रखना है, यहां से रिसोर्सिंग करनी है, कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना है, स्किल अप करना है. तो इन सब चीजों का फोकस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है. जहां हम 2025 की बात करें तो 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था डिफेंस में, वहीं 2030 तक लगभग 55,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है. तो यहां से भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल करने का टारगेट है. तो जो भी रिलेटेड शेयर्स हैं, आइदर वो पीएसयूज हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, इसमें भी आप वैल्यू पिकिंग कर सकते हैं, ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कौन से ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ अभी हुई नहीं है या अभी और रैपिड पेस में होनी है, दे हैड सेटेड अप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वहां पे अभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. किनका पीई है जो अभी भी रीजनेबल है, ओवर वैल्यूएट नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर किन के पास कितनी है. तो इन सब फैक्टर्स को देखने के बाद आप पिक कर सकते हैं कि आपने कौन सा शेयर लेना है. अगर मैं फ्यूचर थोड़ा आउटलुक की बात करूं तो लगभग 10 से 12% का सीएजीआर एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 ईयर में डिफेंस सेक्टर में. ऑर्डर बुक की बात करें तो आई हैड ऑलरेडी पब्लिश अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑर्डर बुक की डिफेंस इंडस्ट्री की डिफरेंट कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है और उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा. तो ऑन एन एवरेज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है. तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके पास 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक के ऑर्डर बुक हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं देन स्टिल फ्रॉम हियर दे कैन सर्वाइव टिल 5-6 ईयर. और इन बिटवीन जो एडअप होंगे वो तो एडिशनल होंगे. तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद आप डेफिनेटली कॉल ले सकते हैं कि कौन सा डिफेंस सेक्टर के शेयर हैं जो आपको सूट करता है. नाउ द थर्ड सेक्टर इज शिपिंग सेक्टर. अगर हम शिपिंग लाइन की बात करें तो आपके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, आपके शिप होते हैं, वेसल्स होते हैं, आपके ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो भी कंटेनर्स मूवमेंट होती है, कंटेनर होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड चीजें या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इन सबको हम शिपिंग सेक्टर में लेते हैं. अगर हम शिपिंग सेक्टर की बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर इज कैप्चर्ड बाय चाइना, कोरिया एंड जापान. अगर इंडियन इकोनॉमी को पुश देना है तो डाइवर्सिफिकेशन हर सेक्टर्स में होनी चाहिए. किसी भी सेक्टर में हम लैक नहीं कर सकते हैं. एंड सेम द गवर्नमेंट हैज आल्सो एनालाइज्ड, सो दैट्स व्हाई नाउ दे हैड गिवन 70,000 ऑफ फंड फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री वेयर दे विल डू इन द मैरीटाइम डेवलपमेंट या शिपिंग पोर्ट की डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करना है या फिर डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाने हैं. तो इन सब चीजों पे ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट ये होनी है. जो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की चीजें होती हैं उसमें अगर मैं आपको एक डाटा पॉइंट बताऊं तो लगभग बाई वॉल्यूम ट्रेड का 90% हैंडलिंग होती है वह शिपिंग सेक्टर द्वारा की जाती है. वहीं वैल्यू वाइज देखें तो लगभग 70% ऑफ टोटल वैल्यू गोज थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. तो इट्स अ बिग सेक्टर एंड द रोल ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इज क्रिटिकल बिकॉज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो फिर मार्जिन बढ़ते हैं. एंड देन व्हेन यू
add up your margins, that helps you to improve your performance and your share price. अगर मैं करंट शिपिंग इंडस्ट्री के वैल्यूएशन की बात करूं तो ये लगभग 80 to 90 बिलियन डॉलर का है, और वहीं अगर 2030 तक की बात करें, अगले 5 साल में, तो एक्सपेक्टेड टू बी डबल, तो ऑलमोस्ट 90 से 180 200 बिलियन का पहुंचने वाला है। तो पोटेंशियल है यहां पे भी। द ओनली थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द शेयर्स जिसके पास हर तरीके की सर्विसेज है to provide their end use customers to the companies in terms of importing, exporting, warehouse facility, minimum lead time। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू बाय इट एंड सिट टाइट। मिनिमम, जैसा मैंने पहले भी कहा है, 4 साल 5 साल का होरिजिन लेके चलिए, नथिंग इज शॉर्ट टर्म। वंस यू विल एनालाइज द शेयर, यू विल गेट कन्विक्शन ऑन दैट, देन डेफिनेटली यू कैन होल्ड इट। अगर किसी ने बताया है, आपने लिया है, तो वो सेम प्रॉब्लम होती है, यू डोंट हैव मोर डिटेल अबाउट द कंपनी, you had not done your own analysis, then वो टेंड होता है कि अगर फटाफट 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने 6 महीने साल में कंपनी ने रिटर्न 40 30 60% का नहीं दिया है, then you will sell it। So basic fundamentals आप डेफिनेटली चेक करें and then buy your shares। जहां पहले इंडिया में मेजर 12 पोर्ट्स थे और 200 माइनर पोर्ट्स थे, उन सब का हैवी मॉडर्नाइजेशन किया गया है, सो दैट कि जब कैपेसिटी बढ़े, जब मूवमेंट बढ़े, इनवर्ड्स आउटवर्ड शिपमेंट्स की वॉल्यूम बढ़े, तो उसको सस्टेन किया जा सके। अगर मैं इंडिया की बात करूं शिप बिल्डिंग में, तो करेंटली 16th पोजीशन पे है एंड गवर्नमेंट वांट टू कम अंडर 5। तो शिप बिल्डिंग पे भी फोकस बहुत ज्यादा है, डिफरेंट कंपनीज को लाइसेंसेस दिए गए हैं शिप कटिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अभी गवर्नमेंट अपने तरीके से इंसेंटिव प्लान दे रही है, प्रोडक्शन लिंक प्लान दे रही है, अदर से सब्सिडीज भी दे रही है, सेटअप करने के लिए अलग से फंड्स अरेंज करवा रही है। तो इन सब चीजों पे वॉर लेवल पे चीजें चल रही हैं, एंड डेफिनेटली ऑल दीज इनिशिएटिव विल मैटेरियलाइज लेटर एंड यू विल सी द ग्रोथ इन दिस शिपिंग सेक्टर। एक और अगर मैं डेटा पॉइंट की बात करूं, तो लगभग 6 लाख करोड़ एनुअली गवर्नमेंट इज पेइंग ऑन फॉरेन शिपिंग लाइन और फॉरेन शिपिंग कंपनीज फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग यूजेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहीं से आप सोच सकते हैं, अगर इसमें से हम 50-60% भी अपनी इंडियन कंपनीज के थ्रू यूज करते हैं, देन हाउ इज पोटेंशियल। और जैसा मैंने बताया है कि पोर्ट का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट जब हमें 2030 में हमें 10 ट्रिलियन और आगे हमें 30-33 ट्रिलियन 2047 तक जाना है, तो इन दैट केस दिस सेक्टर स्पेसिफिकली इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बिग, और इस सेक्टर का रोल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। सो बेटर आई द शेयर्स, डू योर रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट सेक्टर इज रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम जान रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेस ज्यादा एंड कोल एंड थिंग्स पे को रिड्यूस करने का है। तो अभी फ्यूचर या तो विंड एनर्जी हो, या फिर सोलर एनर्जी हो, या फिर अदर तरीके का हाइड्रो, बायो, और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके मैक्सिमम प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। इन फ्यूचर में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ट्रिमेंडसली बढ़ने वाली है। द वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, द वे AI is coming, the way more and more digitalization is happening everywhere, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही बढ़ने वाली है। अगर हम करंट सिचुएशन में बात करूं, तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना एंड ब्राजील। तो यहां से भी अभी पोटेंशियल है। और अगर मैं अभी 2025 की बात करूं, तो वी आर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 190 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो, बायो, हर तरीके से कर रहे हैं। बट इन सब सेक्टर में पॉसिबिलिटी अभी और ज्यादा है, और उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी। गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक ये जो 190 गीगावाट का है, उसको 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक ले जाने का है। तो यहां से देख सकते हैं, मोर देन डबल वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ऑफ कोर्स व्हेन जब सेक्टर विल ग्रो, द शेयर्स विल ग्रो। पीएसयूज हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, हुएवर आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स दे विल ग्रो। टोटल पावर जनरेशन का 30% अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में 50% तक ले जाने का है 2030 तक, एंड आफ्टर 40-50 मींस इट्स गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड ओनली। तो कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स, डेफिनेटली देयर इज अ पोटेंशियल एंड देयर इज अ बिग एंटिसिपेटेड रिटर्न फ्रॉम दिस सेक्टर ऑल्सो। सेम टाइम गवर्नमेंट अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर लगी हुई है, जिसके तहत 20,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज भी दिया गया है। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑल्सो वर्किंग ऑन द हाइड्रोजन। सो सूनर और लेटर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का भी यूटिलाइजेशन किया जा सके। अभी आपने सुना होगा कि इंडियन रेलवे दे हैड मैन्युफैक्चर्ड देयर फर्स्ट रेलवे इंजन व्हिच विल रन ऑन हाइड्रोजन। सो डिफरेंट सेक्टर्स आइदर पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दे आर आल्सो फोकसिंग गिविंग मोर एंड मोर R&D फंड्स टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दे रही है सो दैट कि नए नए सेटअप किए जा सके, जो सेटअप है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको इनहेंस किया जा सके। हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफरेंट कंपनीज से टाई अप्स किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है सो दैट कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जा सके। अगर हम इस सेक्टर के CAGR की बात करें तो एक्सपेक्टेड सेक्टर का CAGR लगभग 12 से 15% का अगले 5 साल में रहने वाला है। और वहीं FDI में भी गवर्नमेंट ने लगभग 100% का FDI अलाउ किया है सो दैट कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी यहां कोलैबोरेट करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है तो दे कैन आल्सो स्टार्ट। 2030 तक लगभग 200 से $250 बिलियन का अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में दिख रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 200 से $250 बिलियन तक की रहने की पूरी उम्मीद है 2030 तक। अगर ग्लोबल रैंकिंग टारगेट्स की बात करें तो इंडिया इज टारगेटिंग टू बी ऑन नंबर 3 बाय 2030। तो आप यहां से भी आप गवर्नमेंट का अप्रोच हो या पब्लिक सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का अप्रोच एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ दे ऑल आर डूइंग द थिंग्स कीपिंग टारगेट इन माइंड। और जब टारगेट माइंड में होता है तो यू नो ओके 2030 का टारगेट है तो 6 महीने साल आगे पीछे ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू विल रीच देयर। नाउ द फिफ्थ की सेक्टर इज फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि हम देख रहे हैं डे टू डे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात हो या फिर फिनटेक की बात हो, हाउ फिनटेक इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन डे टू डे योर स्पेंडिंग्स, कैपिटल मार्केट की बात हो, NBFC हो, इंश्योरेंस हो, हर तरीके से इन सब चीजों का पेनिट्रेशन मास लेवल पे बढ़ रहा है। रूरल सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, वो इंश्योरेंस लेने की बात हो या हेल्थ केयर की बात हो, तो इन सब चीजों से रिलेटेड अपना फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। पोटेंशियल काफी है। अगर मैं टोटल फाइनेंशियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो अभी लगभग 6% का कंट्रीब्यूशन इनका GDP में है। और वहीं अगर निफ्टी 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बोलूं तो लगभग 35 से 40% का है। करंट GDP प्रोजेक्शंस 6 से 7% की रहने वाली है 2030 तक। वहीं अगर क्रेडिट डिमांड के ग्रोथ की बात करें तो लगभग 12 से 14% का CAGR रहने वाला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फाइनेंशियल सेक्टर में भी पोटेंशियल है। और फ्यूचर में जैसा कि हम देख रहे हैं कैपिटल मार्केट में हो या इक्विटी मार्केट में हो या सिक्योरिटीज में हो, NBFC हो, हर कंपनीज की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। जहां इक्विटी मार्केट में पहले 3 से 4% पार्टिसिपेशन था, अभी लगभग 8% तक पहुंच गया हुआ है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट इकोनॉमी US या फिर जापान या फिर यूरोप की बात करें तो लगभग 30%, 40%, 50% लोगों तक का पार्टिसिपेशन होता है। तो अगर यहां से भी हम 8% को 20-30% से भी अगर एनालाइज करते हैं तो लगभग आप देखेंगे 300 to 400% इंक्रीज होना है। एंड व्हेन द वॉल्यूम विल इंक्रीज देन ऑफ कोर्स ऑल द ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज एंड दैट विल हेल्प ऑल दीज कंपनीज टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू आल्सो। तो यहां भी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लोगों की डे टू डे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हैबिट्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिट लेने की आदत है या हैबिट की बात करें वो लोगों की बढ़ रही है फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक फोन। इफ यू विल एनालाइज 80% फोन इज ऑन क्रेडिट। घर की बात करें तो 60 to 65% हाउसेज इज ऑन क्रेडिट, ऑन लोन्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 2030 तक 100 लाख करोड़ का ये एक्सपेक्टेड है AUM होने का। तो लोगों का पार्टिसिपेशन यहां भी बढ़ने वाला है। अर्लियर जब हमें पता था कि पीपल मास दे हैड ओनली चॉइस ऑफ गोल्ड और रियल एस्टेट, बट नाउ वी नो दैट गोल्ड और रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ticket size is massive, it's big, and you have other options like mutual fund, SIP, insurance, and different kind of products are there where you can start with the minimum amount also. Your little bit saving also can help you to grow your अगर मैं कुछ आपको यहाँ मैट्रिक्स की बात करूं तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ का जो आउटलुक पिछले अगले 5 साल में आ रहा है वो लगभग 12 से 14% का आ रहा है। वहीं इंश्योरेंस के प्रीमियम का ग्रोथ लगभग 15 से 18% तक का आ रहा है। मींस मोर एंड मोर पीपल विल पार्टिसिपेट एंड बाय दिस हेल्थ इंश्योरेंस। अगर म्यूचुअल फंड AUM के ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15 से 17% का CAGR रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन अमाउंट छोटा भी है। दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन SIP, म्यूचुअल फंड मोर एंड मोर। अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की। वहीं अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें जैसे UPI हो गया और डिफरेंट तरीके का हम पे, गूगल पे या फिर अदर पेटीएम यूज करते हैं तो इसमें भी लगभग 25% का CAGR रहने वाला है 2030 तक। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस डाटा वी कैन इजिली एनालाइज दिस। ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कंपनीज है। बैंकिंग सेक्टर है, आपका डायरेक्ट बैंकिंग हो
या फिर एनबीएफसी हो, डिफरेंट कंपनीज में अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बाई करके आप डेफिनेटली 4-5 साल का अगर हॉरिजन लेके चलेंगे तो यू विल गेट अ सब्सटेंशियल रिटर्न। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये 5 मैंने सेक्टर्स बताए हैं। दिस इज गोइंग टू बी द ड्राइवर फॉर योर सेंसेक्स ग्रोथ। अगर हम निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, यहां से जो ऊपर जाना है अभी, और जैसे एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले साल इजिली 30,000 तक पहुंचेगा एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल गो अप टू 35-40। ये की सेक्टर्स हैं जो कि एक एज अ ड्राइवर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप पहले से इन्वेस्टेड रहें इसमें, सो दैट कि व्हेन दैट इंडस्ट्री और दैट सेक्टर विल ग्रो देन डेफिनेटली यू कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। एंड अगेन दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो अगर आपको कहीं और किसी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए और पर्टिकुलर इन डिटेल, देन डेफिनेटली यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन and I will try to answer those. For more informative videos like that, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, so जब भी मैं कुछ भी वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा and that will help you to watch that video. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy and bye for now.